बात करें तो पानीपत ग्रामीण विधानसभा में जो है अब की बार बहुत ज़बरदस्त फाइट होने जा रही है। सबसे हॉट सीट अब की बार पानीपत ग्रामीण मानी जा रही है। एक लंबी लिस्ट जो है आपकी कैंडिडेटों की है और बड़ी हॉट सीट अब की बार जो है बनती जा रही है पानीपत ग्रामीण। आपकी किस प्रकार की तैयारी चल रही है? तैयारी तो शुरू से ही बहुत बढ़िया लेकर के चले थे, क्योंकि मेरे पिताजी सूबेदार प्रताप जियों से मैंने सीखा था। जो ये अपने आप को लैंडलॉर्ड दिखाते हैं ना, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और पैसे की झलक कॉलोनियों के अंदर दिखाते हैं, वो कल को जो आज करोड़ों लगाएंगे ना, वो कल को अरबों रुपए कमाएं भी गए। चौक पर 38 साल से रह रहे हैं और हम ना तो पैसे की बात करते, ना हम झलक दिखाते। हमारा एक ध्येय है, पार्टी के प्रति काम करो। तो क्या लगता है महिपाल ढांडा जो 22 कैंडिडेट कांग्रेस के हैं उनके सामने अकेले दावेदार दिखाई देते हैं, कोई दूसरा कैंडिडेट भी बीजेपी की तरफ से नहीं दिखाई देता। महिपाल ढांडा को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं खुली चुनौती देता हूँ, कॉलोनियों के अंदर टिकट दे के देखिए पार्टी। अगर ढांडा को नानी याद ना दिला दें विधायक जी को, जो 2 बार के विधायक हैं, तो हमारा नाम भी फिर यहाँ कॉलोनियों का नहीं रहेगा, फिर हम भी कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। हरियाणा में विधानसभा 2024 के चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है। सभी नेता अब अपनी तैयारियां कर रहे हैं और चुनाव की घोषणा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही टिकट के लिए भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। कहीं दिल्ली में चक्कर लग रहे हैं तो कहीं अपनी विधानसभा में लोगों के बीच जाकर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में पानीपत की अगर बात करें तो पानीपत ग्रामीण विधानसभा में जो है अब की बार बहुत ज़बरदस्त फाइट होने जा रही है। सबसे हॉट सीट अब की बार पानीपत ग्रामीण मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। और कांग्रेस में आज के वक्त कैंडिडेटों की बात की जाए तो एक बहुत लंबी लिस्ट है जो अब की बार चुनावी मैदान में है। ये कांग्रेस के प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसका कारण माने या कुछ और, इस सब के बारे में बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं हमारे खास इंटरव्यू की पेशकश में महिपाल सूबेदार जी के पास। महिपाल सूबेदार जी एक लंबे वक्त से जो है पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट में सक्रिय हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, डोर टू डोर कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनकी किस प्रकार की तैयारी चल रही है। एक चुनौती जो है अपने ही जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं और टिकटार्थियों से उनकी एक चुनौती भी है, और बीजेपी को भी जो है टक्कर देने की तैयारी उनकी किस प्रकार चल रही है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। क्या कहेंगे सर, एक लंबी लिस्ट जो है आपकी कैंडिडेटों की है और बड़ी हॉट सीट अब की बार जो है बनती जा रही है पानीपत ग्रामीण, आपकी किस प्रकार की तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो सचिन भाई आपको भी और आपके दर्शकों को भी, चैनल के पंजाब केसरी के और पानीपत केसरी के दर्शकों को नमस्कार। और रही बात तैयारी की, तैयारी तो शुरू से ही बहुत बढ़िया लेकर के चले थे। जब यहाँ उस टाइम स्टार्टिंग भी किसी ने तैयारी की नहीं की थी, क्योंकि मेरे पिताजी सूबेदार प्रताप जियों से मैंने सीखा था मेहनत करना। जिस भी फील्ड में आप रहो, चाहे आपका व्यापार है, दुकानदारी है, या और कोई फील्ड है, या राजनीति का फील्ड है, जहाँ भी आप रहो वहाँ मेहनत करो और परमात्मा पर विश्वास रखो। और तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब 13 फरवरी 2023 को हमने प्रदर्शन किया था और लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से पानीपत ग्रामीण में जो है प्रदर्शन नहीं हुआ था, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के बैनर तले उस टाइम राशन कार्ड कटे थे, वो मैंने प्रदर्शन की एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरुआत की थी पानीपत ग्रामीण के अंदर। और उसके बाद लगातार जो है सक्रिय हैं। उस टाइम हमारी बात नहीं बनी राशन कार्डों की, फिर हमने धरने प्रदर्शन किए, 3 दिन का धरना भी दिया, 31 मई, 1 जून और 2 जून का। और जब 2 जून को वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग जुड़े सेक्रेटरीट के सामने 4 मुद्दों को लेकर के। पहला मुद्दा था हमारा प्रॉपर्टी आईडी का, जो नगर निगम में लूट मचा रखी है। दूसरा मुद्दा हमारा था जो राशन कार्ड कटे हुए हैं गरीब आदमी के, उनको जोड़ा जाए। और तीसरा मुद्दा हमारा था जो है डेवलपमेंट चार्ज शहर में 120 रुपये गज और कॉलोनियों में 324 रुपये गज बढ़ा दिया, अब 302 रुपये था पहले। और जो है फैमिली आईडी के कारण जो पेंशनें कटी हैं, चाहे विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, चाहे बुढ़ापा पेंशन है, उनको बहाल कर जाए। तो 4 मुद्दों को लेकर के हम धरने पे बैठे थे। तो हज़ारों की संख्या में जो वहाँ जुड़े लोग जुड़े, तो खट्टर साहब ने 3 अप्रैल को जून को ही जो है ऐलान करना पड़ा प्रेस वार्ता के माध्यम से 2023 में कि इनका सर्वे करवाया जाएगा बीपीएल कार्डों का, और जो कार्डों में लिस्ट में से नाम कटे हैं तो उनको जोड़ा जाएगा। वो जुड़े भी, तो मेहनत हमारी सक्सेस हुई। उसके बाद हमने गांव के दौरे शुरू किए। 5 जून से 16 जुलाई तक 41 दिन का अभियान चलाया। हर गांव में हम गए, 41 गांवों में, और अभियान का हम नाम दिया आओ चलें गांव की ओर। और चौपालों के अंदर
और सभाएं हमारी हुई, गांव गली गली हम घूमे और लोगों ने जो है बहुत बढ़िया, गांव वालों ने रिस्पांस दिया। वहाँ मेरे पिता सूबेदार प्रताप जियों का काफ़ी हमने सहयोग समर्थन मिला, जो उनके साथी रहे गाँव के अंदर भी। फिर हमने यात्रा शुरू की, कॉलोनियों के अंदर 91 दिन का एक अभियान चलाया। उस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से एक आदेश आया था कि कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया था, तो हमने कुलदीप नगर कावड़ी रोड से शुरुआत की थी और हर कॉलोनी के अंदर एक पैदल यात्रा शुरुआत की हमने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत। और 91 दिन का हमारा अभियान जो है 5 सितंबर से लेकर के और 6 दिसंबर तक का सक्सेस रहा। उसके बाद फिर हमने जो है भाई चाणक्य पंडित जी की करीब 60 सभाएँ कॉलोनियों के अंदर कराई, जो एक पार्टी के ऊपर से आदेश आया था। उसके बाद फिर जो है चुनाव आ गए। चुनाव के बाद फिर हमने जो है 12 फरवरी को प्रदर्शन किया हमने चुनाव से पहले, वो भी हमारे प्रॉपर्टी आईडी चारों मुद्दों को लेकर के था। फिर हमने चुनाव में बहुत बढ़िया फाइट की। उसके बाद फिर हमने पार्टी ने एक बड़ा पद मेरे को दिया, बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी पहले भी कहते थे भाई बड़ी जिम्मेवारी देंगे आपको। बारी कॉलोनी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष मेरे को बनाया और मैं धन्यवाद करता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, और हमारे अध्यक्ष जो हैं प्रदेशाध्यक्ष हमारे उदयवान जी का, और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी का, कितनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे को दी उन्होंने, उसके धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद लगातार हमारी कॉलोनियों में अब स्वागत समारोह भी लगातार चल रहे हैं, जो पद मिलने के बाद हमारे चले हैं, कब से 30-35 हमारे प्रोग्राम ऐसे चले हैं स्वागत समारोह कॉलोनियों के अंदर भी। सचिन भाई लगातार मेहनत कर रहे हैं, रुके नहीं। मेरे पिताजी ने भी लंबा संघर्ष किया है और मैं भी लंबा संघर्ष कर रहा हूँ। और खाली ये नहीं कि भाई दीपेंद्र जी ने एक बार कहा था मेरे को, भाई देखो मेहनत करने वाले साथी हमारे पास कम है, अब मेहनत करो तो आपके पिताजी का नाम मैंने सुना है मेहनत के अंदर, तो आप भी मेहनत करो तो देखो अच्छी बात है। तो उसके बाद से मैंने लगातार मेहनत शुरू करी और पीछे मुड़ के देखा नहीं। और आज भी लगातार जो है कॉलोनियों के अंदर, गांव के अंदर, कभी हमारे डोर टू डोर दौरे चल रहे हैं, कभी सभाएं हैं, कभी वैसे मिलना होता है, तो लगातार चाय पर चर्चा करते हैं, बूथों पे हम काम कर रहे हैं, तो लगातार पार्टी के लिए भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए काम कर रहे हैं। जिस प्रकार आपको बाहरी कॉलोनियों का एक पद दिया, बड़ी जिम्मेदारी मिली, तो कहीं ना कहीं जो आप कॉलोनियों में मेहनत कर रहे हैं, गांव में मेहनत कर रहे हैं, तो ये आप हाईकमान तक अपना मैसेज दे पाए कि आपकी जो मेहनत है कॉलोनियों में सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपको पद भी ऐसा ही मिला कि कॉलोनियों में आपका होल्ड अच्छा माना जाता है। ये भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को हम धन्यवाद करने के लिए दिल्ली कोठी पे गए और वहाँ काफ़ी 200-300 आदमी थे जो माइक पे बोलते हैं लगभग भाई दीपेंद्र जी वहाँ। तो माइक पे एक बात भाई ने बोली कि भाई ये जो आपको पद दिया गया है, ये बारी कॉलोनी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष जो आपको पद दिया गया है, ये मैंने नहीं दिया। भाई दीपेंद्र ने खुद बोली, माइक सुन सकते हैं, उसके ऊपर ऑन रिकॉर्ड है वो, मैंने नहीं दिया। ये जो आपने कॉलोनियों के अंदर मेहनत की है, जो कॉलोनियों की आपने लड़ाई लड़ी है, उसके लिए आपको ये पद दिया गया है। खुद उन्होंने भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने बोली है और मैं धन्यवाद करता हूँ बार बार भाई साहब का कि उन्होंने मेरा जो है मेहनत देख करके मेरे को पद दिया है। जिस प्रकार आपने कॉलोनियों के मुद्दे उठाए, वो प्रॉपर्टी आईडी हो, फैमिली आईडी हो, राशन कार्ड मुद्दे थे, आपने बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी किए और सचिवालय में जाकर आपने ज्ञापन भी सौंपे सरकार के नाम। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस प्रकार आपने मेहनत की और आज जो नायब सिंह सैनी की जो सरकार, वो मनोहर लाल के इन्हीं फैसलों को बदलने का काम करी है, आपकी मेहनत का ये परिणाम आपको लगता है? मैं ये बात कहता हूँ, लेकिन कई बार क्या होते हैं, सामने वाले उन बातों को दूसरी साइड लेकर चले जाते हैं। मैं इन बातों कहता हूं जो हमने उस टाइम कड़े फैसले लिए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए, जो किसी में हिम्मत नहीं हो पाई, लेकिन मेरे पिताजियों को भी मन में टीस थी, दर्द था कॉलोनी वासियों के प्रति, और मेरे मन में भी वही दर्द था। इसीलिए मैंने जो है कड़े फैसले लेकर, कड़ा मन करके जो है, और दीपेंद्र हुड्डा जी के जो उन्होंने एक मेरे से बात कही थी, भाई मेहनत करने वाला आदमी हमारे पास की कमी है, तो उसको देखते हुए तो मैंने मेहनत करी कॉलोनियों में। और गरीब आदमी का जो है मुद्दा उठाने का, एक एक मुद्दा उठाने का वहाँ सेक्रेटरीट के सामने मैंने काम किया। और वो क्यों किया वो भी आप समझ सकते हैं। देखिए, जो हमारे 41 गाँव ग्रामीण के अंदर पड़ते हैं, वहाँ जो हमारे भाई हैं गाँव वाले, वो इकट्ठा होकर के क्यों जल्दी संगठित होते हैं, जल्दी इकट्ठा हो जाते, किसी मुद्दे पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो किसी भी अफसर का और किसी भी नेता का कान पकड़े काम करवाने में सक्षम है। लेकिन जो कॉलोनियों के अंदर समस्या है, कॉलोनियों के अंदर दूसरे प्रदेशों से, भिन्न भिन्न प्रदेशों से, भिन्न भिन्न गाँव से अपने गाँव छोड़ करके लोग यहाँ आए हैं, अपने परिवार छोड़ करके,
और वो क्यों आए हैं? रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आए हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए आए हैं। लेकिन वहाँ एक कमी है कॉलोनियों के अंदर, वो संगठित नहीं है, और इसलिए संगठित नहीं है इसलिए वो काम नहीं हो पाते। और मेरे पिताजी ने भी शुरू से ही जो है सोशल वर्कर के हिसाब से उन्होंने काम किया। छोटे मोटे लोग आते थे, काम करवाते थे, उससे करते करते वो भी राजनीति के अंदर घुस गए। और 2009 में, 14 में, 19 में लगातार वो टिकटार थी रहे बढ़िया, लेकिन भाग्य से नहीं पल पाई। तो उन्होंने भी लड़ाई लड़ी और मैं भी लगातार इन गरीब आदमियों के जो है मुद्दे उठा रहा हूँ। और जो आपने भी बात कही कि सरकार ने झुकना पड़ा और जो खट्टर साहब के गलत फैसले थे वो वापस लेने पड़े, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको इसमें इसी के इंटरव्यू के अंदर, कि 2 जून 2023 को जब वहाँ हज़ारों के 3 दिन धरने के बाद वहाँ इकट्ठे हुए ना, तो 3 तारीख को प्रेस वार्ता करी करनाल के अंदर खट्टर साहब ने, और ये कहा जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके राशन कार्ड कट गए हैं उनको दोबारा जोड़े जाएंगे, सर्वा करवाया जाएगा। आप 4 जून का भास्कर अखबार 2023 का देख सकते हैं, तो उसका बड़ा फैक्ट रहा। टिकट के लिए बड़ी जोर आजमाइश चल रही है, बड़े बड़े ताम झाम के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां करके ये दिखावा कर रहे हैं, हाईकमान तक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबसे बड़े दावेदार हैं। महिपाल सूबेदार क्या कर रहे हैं, ग्राउंड पे कर रहे हैं या वो भी ऐसा ही काम कर रहे हैं? देखिए, ये मैं बात भाषण में भी कहता हूँ जहाँ मैं सभा करता हूँ, और पीछे भाई ने एक इंटरव्यू लिया था उस दिन मैंने एक बात कही थी, जो ये अपने आप को लैंडलॉर्ड दिखाते हैं ना, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और पैसे की झलक कॉलोनियों के अंदर दिखाते हैं और कहते इतने करोड़ लगा देंगे, इतने करोड़ लगा देंगे। वो कल को जो आज करोड़ों लगाएंगे ना, वो कल को अरबों रुपए कमाएं भी गए। गरीब पब्लिक की तरफ कोई देखने वाला आदमी आपको कम मिलेगा। अब तो 2 महीने से आ रहे हैं वो, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद अगर वो दिखाई दे दें तो मैं आपकी टांग नीचे निकल तैयार हूँ। वो दिखाई नहीं देंगे, वो चुनाव के टाइम आते हैं। और मैं यही बात, मेरी लड़ाई है कॉलोनियों के पक्ष में और कॉलोनी वालों के लोगों के लिए कि भाई ये तो 4.5 साल बाद दिखाई देते, 6 महीने बाद कहाँ से आते हैं फिर लैंडलॉर्ड लोग जो पर आपको बड़ाव कहते हैं, दानवीर कहते हैं, ये कहते हैं। तो यही लड़ाई मेरे भाई साहब है। और मैं एक जो है कॉलोनी का निवासी हूँ, देशराज कॉलोनी भावना चौक पर 38 साल से रह रहे हैं, और हम ना तो पैसे की बात करते ना हम झलक दिखाते। हमारा एक ध्येय है, पार्टी के प्रति काम करो, नेताओं के प्रति काम करो। मेरे पिताजी ने 3 चुनाव लड़वाए, मैं भी साथ था, कभी भी किसी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करी, किसी कैंडिडेट के साथ जो है गद्दारी नहीं करी। जिस भी कैंडिडेट को पार्टी ने टिकट दी साथ दिया। लेकिन आगे मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, साथ उस साथी का दिया जाता है जो हमारे सुनने वाला हो, जो एक गरीब आदमियों की सुनने वाला हो, तभी साथ दिया जाता है। ऐसे कोई किसी को अगर टिकट देता है तो फिर वो हमारे बस की बात नहीं रहती। क्या लगता है इस बार कांग्रेस ने जिस प्रकार से मैसेज दिया कि हम टिकट सर्वे के आधार पर देंगे, परफॉर्मेंस के हिसाब से देंगे, जिताऊ कैंडिडेट को देंगे, लेकिन कुछ लोग जो है जो कहते हैं ना, जो चुनाव है इसमें सब कुछ साम दाम दंड भेद सब लगाने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा हैं हुड्डा परिवार से, टिकट तो हमारी बाएं हाथ का खेल है। तो क्या लगता है कि इस तरह का खेल अब की बार भी चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए सचिन भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है। देखिए, टिकट जरूर मांगते हैं और भाई दीपेंद्र जी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, टिकट जरूर मांगते हैं, लेकिन पार्टी टिकट नहीं देती। लेकिन हम ये इच्छा रखते हैं कि एक अच्छे इंसान को यहाँ पार्टी टिकट दे जो इन गरीब आदमियों की सुन सके, जो इनके बीच में रहता हो। और मैं ये नहीं कहता ना मैं किसी से नाराज़ हूँ भाई टिकट उसको ना दे उसको ना दो, लेकिन हमें ये लगना चाहिए कि भाई हम गरीब आदमियों की सुनने वाला हो। और मेरी ये इच्छा भी है, वह अब की बार पार्टी जो है, आज तक किसी पार्टी ने कॉलोनियों के अंदर टिकट नहीं दी। 2.25 लाख वोट कॉलोनियों की है करीब करीब, किसी पार्टी ने कॉलोनियों के अंदर टिकट नहीं दी। अब की बार मेरी ये इच्छा है और मेरी मांग भी है पार्टी से कि अब की बार कॉलोनी के अंदर टिकट दे और फिर देखे रिजल्ट क्या रहता है। पीछे हमारी पार्टी की जो है जमानतें जब्त हुई हैं, लेकिन हम बार बार, दीपेंद्र से मेरी बात हुई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी मेरी बात हुई है, मेरे पिताजी की बात भी हुई है जी, पीछे जमानतें जब्त हुई हैं। अब की बार नया एक्सपेरिमेंट करके देखो और फिर परिणाम देखो आप। कुछ लोग हाल ही में पार्टी में शामिल हुए और वो अपने आप को सबसे बड़ा दावेदार टिकट के लिए मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं? कांग्रेसी नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ जो लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और ग्राउंड पे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सींचा है अपनी मेहनत से। देखिए, काफ़ी टिकटार्थी जो है ग्रामीण में हैं और कुछ मेरे पिता तेले बुजुर्ग भी हैं, कुछ मेरे हम उम्र साथी भी हैं और लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं। सम्मानीय माननीय हैं, हम भी संघर्ष कर रहे हैं और पीछे राजनीति में हमने भी संघर्ष किया है
और उसको अगर कंपैरिजन करें, जोड़ें तो साथ में वो भी हमारा प्लस होता है। लेकिन देखिए पार्टी का एक माहौल बना हुआ है हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रति कि सरकार लेके आएंगे, तो उसको देख करके दूसरी पार्टियों लोग छोड़ करके आएंगे माहौल देख करके, क्योंकि उनको ये लगेगा भाई वहाँ कुछ नहीं है, कम से कम यहाँ सरकार तो आएगी। और बहुत से लोगों की ऐसी आदत भी होती है कि भाई 10 साल वहाँ सरकार में रह लिए, अब यहाँ कांग्रेस की आने वाली है, यहाँ भी हम थोड़ा वो हमारे को फायदा रहेगा उस चीज़ का। कुछ लोग ऐसे देख करके भी आते हैं। तो क्या लगता है महिपाल ढांडा जो 22 कैंडिडेट कांग्रेस के हैं उनके सामने अकेले दावेदार दिखाई देते हैं, कोई दूसरा कैंडिडेट भी बीजेपी की तरफ से नहीं दिखाई देता। महिपाल ढांडा को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किस प्रकार के कैंडिडेट हैं? 2 बार विधायक बने, अब राज्य मंत्री हैं। कामों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या कोई काम उन्होंने कॉलोनियों में करवाए हैं? आप सेटिस्फाइड हैं उनके विकास कार्यों से? सचिन भाई देखिए, कामों की बात जो मैं आपकी बात करना चाहता हूँ, यहाँ ग्रामीण के अंदर जो कॉलोनियाँ हमारी हैं, भाई को मंत्री जी को टाइम नहीं आने का है। आप मैं लेके चलता हूँ वहाँ मोतीराम कॉलोनी में, गीता कॉलोनी में और कोई कॉलोनी में, यहाँ दीनानाथ कॉलोनी में 10-10 गहरे फुट मकान हैं, कच्चे मकान हो रहे हैं, पुराने टाइम के बने हुए हैं, लोग सड़न लग रहे हैं उनके अंदर। सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपये मिलते हैं। क्या विधायक जी को दिखता नहीं? उन जब जेब थोड़ी देने हैं उनको, 2.5 लाख रुपये सहायता दिलवा करके चाहे 100 आदमियों को मिल जाए, 100 परिवारों को मिल जाए, लेकिन किसी का भला तो हो। 70-70 साल के बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं कॉलोनियों के अंदर, कागज़ डॉक्यूमेंट पूरे हैं, लेकिन कोई एक पीछे में मोतीराम में मेरी बहन मिली थी, वो 70% से ज़्यादा विकलांग थी, हाथ से भी और पाँव से भी। वो रो रही थी, मेरे कागज़ पूरे हैं, मैंने कागज़ भी देखे उसके, लेकिन पेंशन नहीं बन पाती, बुढ़ापा पेंशन नहीं बन पाती। जो गरीब परिवार, बहुत से ऐसे गरीब परिवार कॉलोनियों के अंदर हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और सरकार की तरफ से एक योजना है कन्यादान योजना, 1,01,000 या समथिंग को ऐसी उसकी तरफ से पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन किसी परिवार को नहीं मिल पाते। क्या हमारे डांडा साहब को इतना टाइम नहीं है कि उन गरीब परिवारों की हेल्प करें? अपनी जेब से तो नहीं देना ना। लेकिन ऐसी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, गलियां फटी पड़ी हैं, आप देख रहे हो 3-3, 4-4 साल से ये अमृत योजना लेके आए थे, जो सीवर दबाए थे, वो सीवर अब तक चालू भी नहीं हुए हैं। वो गलियां फटी पड़ी हैं, ना उनके इधर सीवर कनेक्शन है, ना उनके इधर पानी कनेक्शन है, और सालों से पड़े हैं। और दूसरी बात जो है, मैं बुराई नहीं कर रहा, पर्सनली बुराई नहीं है, लेकिन जो उनका ओहदा है विधायक बना रखा है, कॉलोनियों ने जिम्मेवारी दी है, और कॉलोनियों में से ही वो जीते हैं महिपाल ढांडा जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगले 2 महीने बाद फिर आप इनके बीच में आना है, इनकी समस्याओं की ओर देखिए, कॉलोनियों की समस्याओं की ओर देखिए। आपके पास बड़ा पद है और आप कर सकते हैं, अगर आपकी नीयत है तो। अगर आपकी नीयत नहीं है तो आप इनका काम नहीं करेंगे। मैं साहब आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ढांडा जी को कहना चाहता हूँ, मंत्री जी को कहना चाहता हूँ ये बात। और रही बात जो है विधायक के प्रति, या आप जो है 22 आदमियों के प्रति आप कह रहे थे भाई आप दावेदार हैं, मैं खुली चुनौती देता हूं, कॉलोनियों के अंदर टिकट दे के देखिए पार्टी, अगर ढांडा को नानी याद ना दिला दें विधायक जी को, जो 2 बार के विधायक हैं, तो हमारा नाम भी फिर यहाँ कॉलोनियों का नहीं रहेगा, फिर हम भी कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अब की बार बीजेपी का, या यूं कहें कि महिपाल ढांडा का कॉलोनियों में पत्ता साफ है? देखिए ये बात तो मौके की होती है, क्योंकि कई बार पार्टियां फैसला लेने में टिकट के टाइम जो है उसमें अनभिज्ञता कहिए या कोई और गलती कहिए, ऐसे गलती कर देती हैं। पार्टी की भी होती हैं वोटें और पर्सनल चेहरे की भी वोटें होती हैं। ये नहीं कि खाली पार्टी, हर आदमी पार्टी से बन जाता है, वो तो मौका होता है, कभी कभार आता है। जैसे 14 में डांडा हंदी में बन गया था, अपनी वोट पर्सनल नहीं थी, तो यहाँ पार्टी को 10 बार सोचना पड़ेगा इस बात के लिए, और जो है चेहरे का बड़ा फैक्टर चलेगा। सड़कों की बात करूँ, सड़कें बनी हैं पानीपत ग्रामीण विधानसभा से जो कनेक्ट करती हैं, सड़कों का विकास हुआ। बीजेपी ये दावे करती है कि हमने जाल बिछा दिए सड़कों के। कई सड़कें हम देखते हैं कि बड़ी खस्ता हालात उनके देखने को मिलते हैं। देखिए जो बीजेपी दावे करती है ना, उन सड़कों पे इन कॉलोनी वासियों का कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने जाल बिछाने की बात करती है। और जो अगर इन गलियों की बात बीजेपी करती है ग्रामीण के अंदर, तो वो नगर निगम की देन है, ना कि किसी पार्टी विशेष की है। अगर यहाँ पंचायत होती तो ऐसी हालत रहती पुराने जैसी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने नगर निगम बनाया, इसको दर्जा दिया, चुनाव हुए, उसके बाद यहाँ काम होने शुरू हुए।
आज कोई भी अपना श्रेय ले इस चीज़ का कि मैंने गलियाँ बनाई, नालियाँ बनवा दी, वो श्रेय सारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जाता है, जिन्होंने नगर निगम का दर्जा दिया, यहाँ नगर निगम के चुनाव कराए, कच्ची कॉलोनियों को लेकर के पक्की कॉलोनियाँ करवाई और इनमें काम होने का एक रास्ता साफ किया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। कॉलोनियों में आप मजबूत हैं, लेकिन गांव में भी जो है करीब 40 गांव पानीपत ग्रामीण में आते हैं, क्या वहां पर भी महिपाल सूबेदार की तैयारी जोरदार चल रही है? देखिए, मेरे पिताजी सूबेदार प्रताप जी भी लगातार गांव के अंदर दुख में सुख में हमेशा लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। और पीछे मैंने 2023 में 5 जून से लेकर के 16 जुलाई तक आओ चले गांव की ओर का एक अभियान चलाया था कि भाई हर गांव में मेरी भी थोड़ी पहचान हो जाए। और जो मेरे पिताजी के साथी रहे हैं, उन्होंने चौपालों के अंदर, धर्मशालाओं के अंदर सभाएँ करवाई और बढ़िया सभाएँ रही और लोगों ने बिल्कुल सिर आँखों पर बिठाया, बड़ा चाव से मेरी बात सुनी और ध्यान दिया मेरी बातों की तरफ और मेरे विज़न की तरफ भी ध्यान दिया। और उन्होंने कहा भी भाई महिपाल जो है कॉलोनियों की तरफ से देखें तो कांग्रेस की पार्टी के अंदर मजबूत है, ये बात भी उन्होंने कही। और अब भी लगातार जो है उस अभियान के बाद भी लगातार मैं गांव में दुख में सुख में हमेशा जाता हूँ, शादी ब्याह में जाता हूँ, हमेशा गांव के अंदर साथी बहुत है मेरे वहाँ। हम एक नेता का इंटरव्यू कर रहे थे, आपके कांग्रेस के नेता हैं, पानीपत ग्रामीण से दावेदारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर टिकट सही व्यक्ति को नहीं मिली तो वो बगावत कर देंगे और जो है चुनाव जो लोकसभा में हुआ था परिणाम वैसे ही देखने को मिलेंगे। देखिए सचिन भाई, ये बात तो बगावत वाली मैं नहीं कहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, अगर सही चेहरा यहाँ आता है, जनता की मनपसंद भी हो और जो हमारे 22 साथी हैं या 50 साथी हैं कॉलोनियों में दावेदार ग्रामीण के अंदर, उनका भी थोड़ा मनपसंद होना चाहिए। अगर उनकी मनपसंद के बगैर टिकट दी जाती है तब भी पार्टी को नुकसान है। लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसा हुआ था क्या जो मतलब नेताओं को जो है अब अलग रहना पड़ा, जोर नहीं लगाया, कुछ ऐसा हुआ था क्या? देखिए, बात तो मैं अपने कह सकता हूँ सचिन भाई कि मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स लगाया और पहले जो है टोटल कुल मिलाकर के 10,000 वोट हमारी 19 में आई थी कांग्रेस पार्टी की। और अब लोकसभा में जो है कॉलोनियों से भी बढ़िया वोट आई, गांव से बढ़िया वोट आई और बढ़ करके 61,000 हुई। अब जब मैंने दौरे भी शुरू किए, गांव में भी गया, पार्टी का प्रचार प्रसार भी किया, धरने प्रदर्शन भी किए, भाईचारण के पंडित जी की सभाएं भी करवाई, मैं भी सभाएं लगातार कर रहा हूँ। किसका प्रचार किया मैंने? कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का प्रचार प्रसार किया। उसका कुछ फर्क तो पड़ा होगा जब इतने मैंने रुक के मारे, जब यहाँ सब कुछ सो रहा था तब मैंने जगाने का काम लोगों को किया कांग्रेस पार्टी के प्रति। तो क्या हम ये मान लें कि आने वाला समय कांग्रेस का रहेगा और सरकार जो है हरियाणा में कांग्रेस की बनने जा रही है? बिल्कुल सचिन भाई, ये बात तो आप मान करके चलिए कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और लोगों ने एक मन बना रखा है। हम जिस भी नेता का इंटरव्यू कर रहे हैं कांग्रेसी नेताओं का, हम उनसे ये जान रहे हैं क्योंकि बीजेपी पार्टी ने तो अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पे ही वो चुनाव लड़ेंगे। हम हर कांग्रेसी नेता से ये जानना चाहते हैं कि वो किसे मुख्यमंत्री हरियाणा में देखना चाहते हैं अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती है तो? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। दो ही चेहरे हैं, दो ही चेहरे कांग्रेस के अंदर आज के टाइम हैं। और जो है हम ये जो है ऊपर सेंटर से मांग भी करते हैं और मेरी इच्छा नहीं है, ये लोगों की इच्छा भी है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पिछले 10 साल का जो शासन रहा है ना, गरीब आदमी के लिए भी बहुत योजनाएं बनाई, बहुत काम किए हैं और जो है किसान के लिए भी काम किया है, हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने 10 साल के शासन में बहुत बढ़िया काम किए हैं। और एक छोटी बात और बताऊँ आपको, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना हूँ, अपने 10 साल के शासन में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कभी लाठीचार्ज नहीं होने दिया। और आप खट्टर साहब के राज में देख लो, कोई अगर बगैर पिटे कोई वर्ग रहा हो तो मेरे को बता दो। कई वर्ग तो वो चाहे कर्मचारी वर्ग हो या कोई भी लगा लीजिए, सब जो है धरनों पर बैठे। एक बार तो धरने क्यों, लाठीचार्ज भी होया। आप आंगनबाड़ी वर्कर लगा लो, आप जो है ये अपनी दूसरी जो अपने यहाँ काम करती हैं वार्डों में महिलाएं, तो उनको लगा लो, चाहे आप मास्टरों को लगा लो, सरपंचों को लगा लो, कर्मचारियों को लगा लो, कोई ऐसा वर्ग छोड़ा ही नहीं जो बगैर पिटे रहा हो। हर वर्ग पर लाठीचार्ज करने का बीजेपी सरकार ने काम किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो महिपाल सूबेदार पानीपत विधानसभा ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार हैं और इन्होंने साफ कह दिया है कि ये बगावत नहीं करेंगे, टिकट का वितरण सही होना चाहिए। टिकट अगर महिपाल सूबेदार को मिलती है तो
महिपाल ढांडा को नानी भी याद दिलाएंगे और टिकट जीतकर भी दिखाएंगे। और जो है टिकट का वितरण, इनका यही कहना है पार्टी से, हाईकमान से इन्होंने यही निवेदन किया है कि टिकट कांग्रेसी कार्यकर्ता को दी जानी चाहिए। जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस पार्टी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को टिकट ना दें। जो ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं उनको टिकट दें और पार्टी जो है निश्चित तौर पर जीत दर्ज करके दिखाएगी। सहयोगी के साथ में सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।